अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका पहला टॉपिक है हमारे पास ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ स्टेट दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided the physical states such as temperature of the conductor remains constant. तो basically he is saying current is directly proportional to potential difference। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। आई इज इक्वल टू 1/r वी। 1/r इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास ओम्स लॉ का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आता है जो कि है वी इज इक्वल टू आई आर। तो और आर इज नोन एज रेजिस्टेंस और हम इसको ओम्स में स्टडी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक वर्जन ऑफ ओम्स लॉ हम देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्जन ऑफ ओहम लॉ। तो माइक्रोस्कोपिक वर्जन ऑफ ओहम लॉ का जो फॉर्मूला है वो है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो ओहम्स लॉ के बाद इंपॉर्टेंट दो सब टॉपिक्स आते हैं, ओहमिक कंडक्टर और नॉन ओहमिक कंडक्टर। तो सबसे पहले हम ओहमिक कंडक्टर करेंगे। ओहमिक कंडक्टर, तो नाम से जाहिर है कि वो मेटेलिक कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ ओबे करेंगे उनको हम ओहमिक कंडक्टर बोलेंगे। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वाला ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, मेटेलिक कंडक्टर obeys Ohm's law। तो its I graph shows straight line। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि ओहमिक कंडक्टर की पीआई ग्राफ, पीआई डायग्राम दिखाओ। तो यहाँ आई होता है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर वी होता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे करके। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर, जो नॉन ओहमिक कंडक्टर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे, दैट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। और इसकी जो वी आई ग्राफ लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो डज नॉट ओबे ओहम लॉ। तो इसकी हम वी आई डायग्राम बना लेते हैं और वो कुछ यूँ बनेगी। और इसमें भी दो टाइप्स की वी आई डायग्राम बनेगी, एक सेमीकंडक्टर के लिए और एक कंडक्टर्स के लिए। तो जो कंडक्टर्स की डायग्राम होगी वो कुछ ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। सॉरी, हाँ, ऐसे करके सेमीकंडक्टर्स के लिए और ओ सॉरी कंडक्टर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए होगी ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस opposition or hindrance to flow of electron is called resistance. तो opposition or hindrance to flow of electrons is called resistance. तो ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसका ऐसे यूनिट होगा ओहम। तो 1 ओम की डेफिनेशन ये है कि इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसेस 1 एम्पीयर करंट then resistance will be 1 ohm. So resistance arises due to collision between current carriers and vibrating ion. तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आती क्यों है, हिंड्रेंस और अपोजिशन क्यों आती है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि रेजिस्टेंस arises due to collision between current carriers and vibrating ion। चूँकि जो वायर्स होती है उसके अंदर करंट कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोज़ कर रहे होते हैं और वाइब्रेटिंग आयन्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन-किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसकी जितनी लंबी वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसके एरिया जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली वायर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है तो सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइक उसका जो सर्कुलर एरिया होता है। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें और रेडियस को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो आर इज़ इक्वल टू बेसिकली R1 अपॉन R2 का हमने रेशो लेना है। R2 तो हमारी न्यू होगी तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2L L अपॉन 2L सॉरी L अपॉन 2L टू एरिया अपॉन एरिया। चूँकि इसके अंदर रेडियस छुपा हुआ है तो हाफ हो रहा है एरिया, बल्कि एरिया भी डबल हो रहा है तो 2 है। तो हमारे पास जो आर न्यू रेजिस्टेंस होगी चूँकि R2 होगी वो हमारे पास 1/4 टाइम इसकी 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद हम रेजिस्टेंस के
सर्किट्स के ऊपर जाते हैं जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज सीरीज वाले रजिस्टर को स्टडी करते हैं। तो सीरीज रजिस्टर हमारे पास आता है, इसमें बेसिकली सेम करंट होता है। इसका पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ये हमारे पास दो रजिस्टर हमने लेट सपोज किए हैं, तो ये हमारे पास सीरीज में है। आई हमारे पास सेम रहता है, इसके आई इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू IR प्लस IR2। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड था। लाइक इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, then resistance will be। तो वो n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है, पैरेलल पैरेलल रेजिस्टेंस। ये भी सेम इस तरह आएगा। इस तरह का इसका ग्राफ होगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह करके कनेक्ट होंगे। तो इसका हमारे पास जो है वो है डिफरेंट करंट थ्रू ईच कंपोनेंट, लाइक इस बार ये हमारे पास करंट डिफरेंट है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और V हमारे पास सेम है। तो V इज इक्वल टू आई आर था, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो हमारे पास यहाँ से फाइनल निकल के आंसर निकल के आएगा V अपॉन R ई 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।